देखिए, आज आपका लेक्चर 1 है केमिस्ट्री का। देखिए, एडमिशन के टाइम पे कई बच्चे ऐसे मुझे मिले जिनका कहना था कि सर हमें केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, हमें 10th तक जो पढ़ाया गया हमें कुछ समझ में नहीं आता। और कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके स्कॉलरशिप टेस्ट में केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स थे। तो हर बच्चे का लेवल अलग अलग है, लेकिन कब हो सकता है कि आपको 10th का आता हो अच्छे से, ये भी हो सकता है कि 10th का आपको कुछ भी ना आता हो। तो मैं यही मान के चलूँगा कि आपको 10th में जो पढ़ाया गया उसमें से आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल जीरो हो, ये मैं मान के चलूँगा। तो इसलिए हो सकता है कुछ बच्चे जिन्हें ज़्यादा आता है स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो में उन्हें कम मजा आए, क्योंकि क्या होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं अपनी आईआईटी की तैयारी या फिर नीट की तैयारी, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले दिन ही एकदम कठिन सा क्वेश्चन आए और उसको हम पहले दिन ही सॉल्व कर लें, और पहले दिन ही नीट का क्वेश्चन या फिर पहले दिन ही हम आईआईटी का क्वेश्चन कर लें। देखिए, ऐसा नहीं होता। पुरानी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इट विल टेक टाइम। आपको लगभग 500 लेक्चर लगेंगे केमिस्ट्री के, पूरा ढंग से अच्छे से सब कुछ करने में। और यकीन मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आपको कितना आता है। आपके 10th में 50% आए या आपके 98% आए, आपने फाउंडेशन कोर्स किया हो 8, 9, 10 में, आपने ना किया हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, मेरे पढ़ाने के बाद आपको आता है कि नहीं। क्योंकि आप ये मान लीजिए, नीट में हर साल ऑलमोस्ट पूरा पेपर कॉपी से ही आता है, नीट और जेईई मेंस में। मतलब 45 में से मैं 44 क्वेश्चन की गारंटी ले सकता हूँ, और इसमें 24 क्वेश्चन की गारंटी ले सकता हूँ आउट ऑफ 25। और जेईई एडवांस में भी लगभग 60-70% जो पेपर है उसी टाइप का आएगा जैसा मैं कराऊंगा। और जेईई एडवांस में सिलेक्शन के लिए आपको केवल 35-40% पेपर करना होता है। ठीक है, तो ये बात मैं डे 1 से बोलता हूँ कि केमिस्ट्री में पहली बात नोट्स बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक भी डिसेंट बुक मार्केट में ऐसी नहीं है जिसमें सब कुछ ढंग से दिया। मुझे दूसरे सब्जेक्ट की बुक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट केमिस्ट्री में ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें सब कुछ दिया। आप पढ़ो तो आपको ढंग से समझ में आ जाए, जिसमें राइट अमाउंट ऑफ केमिस्ट्री दी हो। कोई बुक है जिसमें बहुत कम दिया है, एट द सेम टाइम बुक्स ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिया है। ठीक है, और जो नीट के बच्चे हैं खास करके, तो नीट में क्या होता है कि नीट में पेपर मेन एनसीईआरटी से ही आता है, नीट में और जेईई मेंस दोनों में। तो एनसीईआरटी से नहीं आता है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी पे पेपर में क्या फर्क है सर, कि अगर आप एनसीईआरटी के खुद के पीछे के सवाल देखें तो वो सवाल एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ के नहीं होंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी की आती हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स होती हैं। एक एनसीईआरटी की अलग से आती है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, जो एनसीईआरटी निकालती है लेकिन एनसीईआरटी की बुक में नहीं होती। तो इस लेवल का और इससे थोड़े बेटर लेवल का पेपर आता है जेईई मेंस और नीट में। तो अब आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी भी मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें ये सारी चीजें कवर्ड होंगी। और एक बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आएगा कॉपी से ही, लेकिन बस आपको कॉपी याद होनी चाहिए। हर साल मैं यही स्टेटमेंट बोलता हूँ। शुरू में बच्चे हो सकता है मेरा बहुत मजाक भी उड़ाते हो कि सर अगर आपकी कॉपी से ही सब कुछ आएगा तो फिर आपके 100% बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि आपको याद नहीं रहता है। आप अपने 12th वालों से पूछिएगा कि उनको कितनी कॉपी याद है। धीमे धीमे करके, धीरे धीरे करके कॉपी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप डेली की डेली रिवाइज करें जितना आपको पढ़ाया गया है। अगर चीज़ें एक बार पाइल अप हो गई तो आप फिर उसको कवर नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली की डेली सारे सब्जेक्ट्स में जितना आपको पढ़ाया जाए वो सारा आप पढ़ें। ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि जो मैं कह रहा था कि किसी बच्चे को हो सकता है ज़्यादा आता हो, किसी को हो सकता है कम आता हो, तो आपको कितना आता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि मेरे पढ़ाने के बाद, एंड फॉर दैट मैटर सारे टीचर्स के पढ़ाने के बाद आपको कितना आता है। अगर हमारे पढ़ाने के बाद जो हमने पढ़ाया है वो आपको कम आता है तो उसमें दिक्कत है। तो उसमें क्या करिए, अपने टीचर से डाउट पूछिए, और टीचर को तब तक मत छोड़िए जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो। तो मेन चीज़ ये पढ़ाने के बाद आपको आना चाहिए। ठीक है। और देखिए, जैसे कि पहला लेक्चर है, तो जो मैंने पेरेंट्स ओरिएंटेशन सेशन में भी बोला था कि जब आप लोग आते हो तो यू आर लाइक अ लिटिल बेबी।
अभी आपको घुटनों के बल चलना भी नहीं आता, और 2 साल के अंदर हमें 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़नी है, तो आपके ऊपर जो प्रेशर है वो धीमे धीमे करके डालेंगे हम लोग। धीमे धीमे करके आपको मई अप्रॉक्सीमेटली जून तक आप देखिएगा आपके अंदर कितना चेंज आ जाएगा। जो भी 12th वाले हैं, मैं आपको बता दूं 12th वाले बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं इस समय 13, 14, 15 घंटे पढ़ रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। 13, 14, 15 घंटे तक बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे टॉप 4, 5 में रहते हैं। तो आपकी इतनी हैबिट पड़ जाएगी, जितना आप शायद 10th के बोर्ड एग्जाम में पढ़े होंगे एक दिन, मतलब जब वो एक दिन पहले जो पेपर होता है, पेपर एक दिन पहले पेपर के जितना आप पढ़ते हैं उतना लगभग आप रोज पढ़ोगे। आज से 4-5 महीने बाद आपकी ये स्टेटस आ जाएगा। अभी हो सकता है क्लास में जाकर आप फालतू की बातें करते हो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन 4-5 महीने में आप इतने सीरियस हो जाओगे, आप बातें भी करोगे तो सिर्फ पढ़ाई की, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। बस एक चीज होनी चाहिए, आपकी आंखों में सपना होना चाहिए कि मैंने सेलेक्ट होना है। एट एनी कॉस्ट आई हैव टू गेट सेलेक्टेड बाय फेयर मीन्स। बस अगर आप ऐसा करते हो और अपने ऊपर अपनी एबिलिटीज पे भरोसा रखें, तो ऐसा रखेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और जो बात मैं पहले बोल रहा था कि भाई इस एक वीडियो से जज मत करना कि नीट का लेवल क्या है या IIT का लेवल क्या है। धीमे धीमे मैंने आपको बताया आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा। हो सकता है कई चीज़ें इसमें ऐसे हो शुरुआत के लेक्चर्स में, शुरुआत के 1 महीने में जो आपको पहले से पता हो, लेकिन उसमें भी देखिए कुछ ना कुछ आपको ट्विस्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। देखो, तो अब केमिस्ट्री पढ़नी है, तो सर केमिस्ट्री पढ़नी है तो पहला सवाल, ऑब्वियस सवाल क्या होना चाहिए बताओ भाई? पहला सवाल तो ये होना चाहिए क्या कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो भाई बताओ केमिस्ट्री क्या है। देखिए, कभी भी आपने 6, 7, 8, 9, 10th की बुक्स देखी होंगी जब से केमिस्ट्री आई है, तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री का जो सो कॉल्ड केमिस्ट्री होती थी उसमें पहला चैप्टर होता था मैटर। होता था कि नहीं होता था बताओ भाई? पहला चैप्टर क्या होता था? मैटर। तो केमिस्ट्री क्या है लिखो। अच्छा हाँ, एक बात और, ये वीडियो आपने देखना नहीं है, बाकायदा पेन कॉपी लेके बैठना है। पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे तो बड़ा मूवी नहीं है। सीरियसली पेन कॉपी लेके टेबल चेयर पे बैठो, लिखते रहो। अगर पेन कॉपी नहीं लिया तो पॉज करो, पेन कॉपी लेके आओ, फिर से चालू करो। देखिए मैटर, तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री हमेशा किससे चालू होती है? मैटर से। तो देखो, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of matter. Chemistry is the branch of physical science which deals with the study of matter. तो अब भाई मैटर क्या होता है? तो केमिस्ट्री में हम, केमिस्ट्री क्या है भाई? साइंस का एक पार्ट है। साइंस का कौन सा पार्ट है जो किसकी स्टडी करता है? मैटर की। तो सर मैटर क्या होता है? तो आपको पता ही, बताओ मैटर क्या होता है? लिखो, anything which occupies space, anything which occupies space and has some mass, anything which occupies space and has some mass is known as matter. ठीक है, अब एक बात बताओ, मैटर के लिए क्या उसको दिखाई देना जरूरी? ये बताओ मुझे भाई। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, ये सब हमें दिखाई देते हैं? ये बताओ। हमें तो दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखाई देते। तो ऐसा तो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स है। तो मैटर के लिए ये जरूरी नहीं कि आपको वो दिखाई ही दे, तो दिखाई भी दे सकता है, नहीं भी वो आपको दिखाई दे सकता है। ठीक, अब मुझे बताओ, लाइट मैटर है कि नहीं? बताओ, लाइट जो है वो मैटर है कि नहीं? भाई मैटर क्या था? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। तो लाइट में क्या होता है? लाइट का कोई भी मास नहीं होता, इसीलिए इट इज नॉट मैटर। लाइट का मास नहीं होता, इसीलिए लाइट मैटर नहीं है। और बाकी सब जो आसपास हम देखते हैं, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, कुर्सी, आप, मैं, फोन जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, मार्कर जिससे लिख रहा हूँ, ये जो बोर्ड है, ये सारा का सारा क्या है? मैटर है।
ठीक है। अब केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते क्या है? मैटर की हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। किसकी? मैटर की। मैटर का क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन पढ़ते हैं कि भाई मैटर का कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टडी ऑफ मैटर क्या होगा कि जैसे आपको नींबू पानी बना के दिया गया, तो नींबू पानी में आपको क्या डाला गया भाई? नींबू डाला गया, शुगर डाली, सॉल्ट डाली और पानी डाला, तो ये आपको नींबू पानी बना के दे दिया गया। अब कहा गया इसको टेस्ट करो, तो ये एक मैटर हो गया। अभी मैटर में आपको पहले से नहीं पता कि नींबू पानी है, और आप पी के तो देख नहीं सकते, हो सकता है पॉइजनस हो, आपको क्या पता, आपको देख के इसे शीशी में दे दिया गया। तो इसकी स्टडी जो हम करेंगे फॉर एग्जाम्पल, वो हमारी क्या होगी? स्टडी ऑफ मैटर। उसमें हम क्या डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे? इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसका कंपोजिशन। एक और चीज करते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उसमें चेंजेस, उसमें क्या चेंज हो रहे हैं और उसकी चेंजेस के दौरान एंड चेंजेस इन एनर्जी ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस। यानी हम मैटर के बारे में क्या स्टडी करते हैं? उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, जब भी कोई चेंज होता है तो क्या चेंज होता है, उसमें जो एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी क्या होती है, और उसका कंपोजिशन क्या है। तो देखो, इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, physical and chemical properties of matter and changes in it and also the changes in energy during these processes and also the changes in energy during these processes. ठीक है। We also study composition of matter। ठीक है भाई, ये हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, डेंसिटी कितनी है, वेट कितना है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, भाई ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक है कि ट्रांसलूसेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि भाई कि इसके साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं, कि उसके साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं। तो टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, तो सर टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, तो बेटा टाइप्स तो मैं बहुत ज्यादा बांट सकता हूँ, लेकिन हमें बांटने केवल 11-12 के लेवल पे। तो 11-12 के लेवल पे अगर मैं बांटूं तो आपको पता ही, भाई बताओ कौन कौन सी होगी फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी कौन सी होती है? बोलो कौन सी होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी कौन सी होती है? बोलो भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 टाइप की केमिस्ट्री हो जाएंगी। ठीक है, अब बताओ फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बताओ सर। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अभी आपने बताया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बताओ क्या फिजिकल केमिस्ट्री में हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं? नॉर्मली बच्चे आंसर देते हैं सर मोल कंसेप्ट, तो मोल कंसेप्ट भी है, वो भी पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। लेकिन डिफाइन करने की कोशिश करो, तुम फिजिकल केमिस्ट्री से तुम क्या समझते हो? बताओ। बताओ। देखिए, कई बच्चे बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री। सर मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री से क्या मतलब है? देखिए, एक तो
मान लीजिए दो चीजें हो गई, ठीक है, अब इनके रिएक्शन करानी है, तो एक तो तरीका क्या हुआ, इसकी रिएक्शन करा के देख लो। दूसरा, हम बगैर रिएक्शन कराए मैथमेटिकली पेपर और पेन से इनकी प्रॉपर्टी से डिटरमाइन करने की कोशिश करें कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो कितना टाइम लगेगा, एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे, एनर्जी मिलेगी या एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस भी। सपोज जैसे पेन यहाँ पर है, तो बताओ अपने आप, भाई पेन ऊपर से अपने आप नीचे तो जाता है, लेकिन क्या पेन नीचे से अपने आप ऊपर आता है? भाई नीचे से अपने आप तो ऊपर आता नहीं है। तो अगर नीचे से सर अपने आप ऊपर आ रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एक फिजिकल प्रोसेस। तो क्या ये प्रोसेस भी होगा कि नहीं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली फिजिकल केमिस्ट्री में डिटरमाइन कर सकते हैं पेन पेपर लेके। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि भाई पेन पेपर लेके मैथमेटिकली आप डिसाइड करिए कि कोई भी रिएक्शन या कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता। हो सकता है तो कितना होगा, कितनी देर में होगा, कितनी एनर्जी निकलेगी या कितनी एनर्जी मिलेगी। तो इट इज बेसिकली मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो इसकी डेफिनेशन, इट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल, इट डील्स विद द laws and principle which governs a physical or chemical change. Laws and principle, physical chemistry में क्या पढ़ते हैं, laws and principles which governs physical and chemical change। भाई साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में क्या होता है, लॉ होते हैं। लॉ मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जैसे स्विच बंद कर दिया मैंने तो लाइट बल्ब बंद हो जाएगा, कहीं से तार काट दो तो बिजली बंद हो जाएगी। तो ये लॉ है, हर जगह यही होगा, चाहे तार यहाँ काटो, चाहे तार अमेरिका में जाके काटो, चाहे नागपुर में जाके काटो, कहीं भी तार काटोगे बत्ती गायब, लाइट बल्ब बंद कर दोगे तो बंद। तो लॉ क्या होता है, तो हर जगह लगे। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, लॉज, और क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स, जो क्या गवर्न करते हैं, या तो फिजिकल चेंज या तो केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे क्या हुआ भाई, जैसे वाटर मान लो लिक्विड है, तो भाई वाटर क्या बन गया, गैस, यानी वाटर वेपर बन गया। तो हीट करोगे, ये आपको पता होगा ट्रायंगल का सिंबल क्या होता है, हीट का। ये क्या बना दिया सर आपने, चलो छोड़ो, अच्छा सपोज ये बनाते हैं, ठीक। तो ये लिक्विड से क्या बन गया, गैस। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, फिजिकल केमिस्ट्री से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि ये पहली बात तो ये होगा कि नहीं। गर्म करेंगे तो क्या कभी भी ऐसा होगा कि ये लिक्विड से वेपर में आ जाए? सर आता तो है 100 डिग्री सेल्सियस पे, हमें पता है तो ठीक है, लेकिन मान लो कोई नया लिक्विड आ जाए तो कैसे पता करोगे, तो होगा कि नहीं होगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी मिलेगी। और जब एनर्जी दे देंगे तो इसकी और इसकी एनर्जी में क्या फर्क होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, जो भी सब कुछ है आप डिटरमाइन कर सकते हो किससे, फिजिकल केमिस्ट्री से। केमिकल चेंज, जैसे H2 गैसियस, half O2 गैसियस गिव्स वाटर। तो अब फिर से, अब ये वाटर अभी केमिकल चेंज हो गया, ये देखो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या बन गया, वाटर। तो ये क्या है, केमिकल चेंज। तो भाई ये भी है कि केमिकल चेंज होगा कि नहीं, और होगा अगर तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मतलब कि केमिकल चेंज, ये पहली बात हो सकता है कि नहीं हो सकता। हो सकता है तो कितना हो सकता है, कितना टाइम लगेगा, एनर्जी मिलेगी या एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, एग्जांपल आपका ये हो गया फिजिकल चेंज, और ये क्या हो गया, केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। अब बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बच्चे ये बोल देते हैं कि सर स्टडी ऑफ कार्बन, बोलो है ठीक बोलो, स्टडी ऑफ कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। नहीं, स्टडी ऑफ, भाई जैसे CO2 है फॉर एग्जांपल, ठीक, या CaC2 है, कैल्शियम कार्बाइड, इन सब की स्टडी तो इसमें होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी स्टडी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, ऑर्गेनिक में नहीं होती। तो बताओ
देखिए पहले क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी, जो एकदम बहुत पुरानी डेफिनेशन है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री जो एनिमल या प्लांट ऑर्गन से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ये क्या थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री जो एनिमल या प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। लेकिन आगे चल के इसमें क्या डेफिनेशन में चेंज हुआ, इसमें तुम क्या पढ़ते हो, बेसिकली यू स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो और कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन भी हो और जिसमें क्या हो, कार्बन भी हो, एंड देयर डेरिवेटिव्स। सर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव का मतलब which are derived, which are obtained from, which are derived, या फिर जैसे कि मैंगो शेक क्या है, अभी भी मैंने मैंगो शेक किया था, तो मैंगो शेक क्या है, मैंगो शेक इज अ डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। भाई मैंगो शेक किससे डिराइव किया, मैंगो से। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या, भाई आपको पता ही, एल्कीन, इतना तो सबको पता होगा, एल्कीन और एल्काइन, इतना तो पता ही होगा। और इसमें क्या होता है डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई अदर एटम है, अदर एटम्स इन माइनर क्वांटिटी, मतलब मेजर क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, और दूसरे एटम माइनर क्वांटिटी में होने चाहिए, जनरली हेलोजन्स। हेलोजन को एक्स से दिखाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। एक्स मतलब हेलोजन्स। सर हेलोजन्स क्या होते हैं, तो भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, ये होते हैं हेलोजन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन। तो नॉर्मली हम इन चारों की ही बात करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, तो हम इसकी स्टडी बेसिकली नहीं करते। हेलोजेंस को एक्स से दिखाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहीं पर भी कैपिटल एक्स लिखा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो क्या माना जाएगा, हेलोजन, यानी इन चारों में से कोई हो सकता है। ठीक है सर, एग्जाम्पल दो अदर एटम्स वाला, जैसे कि भाई ये देखो अल्कोहल, इतना तो पता ही होगा कि OH मतलब अल्कोहल होता है, नहीं पता है तो मैं साफ पढ़ाऊंगा अभी। ये जैसे क्या है भाई, अल्कोहल है, ठीक है, ये देखो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है, क्लोरीन, लेकिन ज्यादा क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड्स की स्टडी को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है सर, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ कार्बन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन के अलावा जितना कुछ है नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हमें नोन हैं, एंड देयर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड्स, ठीक है ना, ठीक है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये है, आपने लिखते रहना है साथ साथ। लिख लो। देखिए मैटर है, ये सब एकदम आपने शायद क्लास 6-7 में पढ़ा हो, लेकिन देखिए इसमें भी कमियां होंगी, कमियां शायद निकल आए आपको दिखेंगी। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन,
एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई, बताओ मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? सर सॉलिड, लिक्विड और गैस, मैटर की 3 स्टेट होती हैं। सर हमने तो 2 और पढ़ रखी हैं, कौन सी बेटा? सर प्लाज्मा तो हमें क्लास 6 7 में ही पता थी, और 11th की एनसीईआरटी में एक और दिया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो फिर वही बात, ये सब अभी हमें नहीं पढ़ना है, अभी हमें 11th 12th के लेवल पे पढ़ना है। ये इवन जैसे मैं खुद आईआईटी से इंजीनियर हूँ, तो ये थोड़ा बहुत आईआईटी में पढ़ते भी हैं, ये तो आईआईटी में पढ़ते भी हैं। तो कोई आपसे पूछे, कोई आपका फ्रेंड, तो उसको शोबाजी दिखाने के लिए बहुत अच्छा है कि ये भी बताओ, ये भी बताओ, मुझे तो 5 पता है, तो मेरे तो 3 ही पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मुझे तो 5 पता है, लेकिन हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। अब बताओ सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होती है? सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स पास पास, या पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं? पास पास, पास पास होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई? पास पास। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें क्या होता है? आपस में ज्यादा, क्योंकि पास पास होते हैं। और इनका क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड साइज। लिक्विड में क्या होते हैं? थोड़ा सा दूर होते हैं, ये देखो, इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है लिक्विड का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? गैस से ज्यादा होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है। और इसका क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, बट डेफिनेट शेप नहीं होता। भाई जैसे ये पानी है, इस बोतल में भरा हुआ, देखो इसका शेप चेंज हो रहा है, कभी ये ऐसा हो रहा है, अब देखो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, लेकिन बोतल का शेप कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी तरह भाई गैस, भाई गैस में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? लिखते रहो, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर, ठीक। प्रैक्टिकली मतलब वेरी लेस, वेरी वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, और डेफिनेट शेप भी नहीं होता। डेफिनेट शेप क्या होता है कि भाई किसी कंटेनर में रख दिया गैस को, तो उसका शेप क्या हो गया? डेफिनेट। और बॉक्स का वॉल्यूम ले लेता है, जब जहां भी रखोगे, अगर ये छोटी सी बोतल, इस बोतल में गैस भरी है तो इसका वॉल्यूम ले लेगी, ये बोतल खोल लोगे तो इस कमरे का वॉल्यूम ले लेगी। तो गैस ऑक्यूपाई ऑलवेज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज बीइंग केप्ट। अब एक बात बताओ, मुझे डाउट आता है कि सर पानी क्या है? पानी, पहली बात तो सॉलिड को अगर हीट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और हीट करोगे तो ये बन जाएगा, कूल करोगे तो ये बन जाएगा। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, ये आप मुझे बताइए कि मैं वाटर को क्या मान के चलूं? वाटर को लिक्विड मान के चलूं, कि वाटर को गैस मान के चलूं, या भाई वाटर तो ये तो लिक्विड में है, और ये बर्फ भी इसमें हो सकता पड़ी हो, तो बर्फ तो सॉलिड है, ये वाटर लिक्विड है, वाटर वेपर भी होता है सर, तो सर वाटर को क्या मान के चलूं? तो देखो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस पर होता है? अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कब होता है? अंडर
ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑर्डिनरी मतलब जो हमारे लिए ऑर्डिनरी, हम कौन, स्टूडेंट्स, द टीचर्स नहीं, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर क्या होता है बताओ? 20-25 डिग्री सेल्सियस। अब चंद्रपुर की बात मत करो, यहाँ तो 45 डिग्री होता है, लेकिन नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के लिए कितना होता है? एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। नॉर्मली प्रेशर कितना माना जाता है? 180। इसीलिए देखो ये क्लासिफिकेशन आज भी वैलिड है। तो जो बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट बोल रहे हैं उसके लिए बेटा बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होता है, 4 या 5 केल्विन के आसपास। जो प्लाज्मा बोल रहे हैं उन्हें पता है कि कितना हाई टेम्परेचर चाहिए। तो इसीलिए ध्यान रखना ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पर है? अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चे ये बात पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन एक बार मैंने पूरा क्लासिफिकेशन बना ही देता हूं तो फिजिकल एक एक करके डील करते हैं। फिजिकल में क्या पड़ा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। फिजिकल के बाद क्या पढ़ा हमने? केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो अब केमिकल में देखो, एक तो होगा प्योर सब्सटेंस और एक क्या होता है? मिक्सचर। एक प्योर सब्सटेंस और एक क्या होता है? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड्स। मिक्सचर में क्या होता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि कोलाइड भी होता है, बेटा कोलाइड हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में ही आता है। अब देखो एलिमेंट में फिर मेटल, नॉन मेटल, और मेटलॉइड। एलिमेंट में 3 आते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है ना। तो चलो अब एक एक करके केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक। तो पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हम पहले देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है? तो मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं, आप बताना एलिमेंट है कि नहीं। भाई हाइड्रोजन, नियोन, Fe क्या होता है? आयरन, Cl2, क्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ओजोन, डायमंड, ग्रेफाइट। बताओ भाई, एक वाले लेते चलो, कैल्शियम। अब मुझे बताओ, इसमें से सोच के तसल्ली से सोचो। अब जैसे अगर सवाल आएगा तो क्या आएगा? हाउ मेनी substances here are elements, what is the number? बताओ, सोचो, ध्यान से सोचो और देखो यहाँ लिखे कितने? 10, 4 4 8 2 10। अब ये 10 में मुझे बताइए कि कितने एलिमेंट हैं। और आंसर में अगर आपका आंसर सही भी निकलता है तो ये जरूर सोचिएगा कि आंसर देते समय आप कितना कॉन्फिडेंट थे। सोचो एक बार, ये रफ में लिखो, रिस्पेक्ट टिक और क्रॉस लगाओ, फिर मैं यहाँ डेफिनेशन दिखाता हूँ।
आपकी दुविधा में दूर कर देता हूँ थोड़ी सी। ये तो एटम्स हैं, Cl2 क्या है? मॉलिक्यूल। O2 क्या है? मॉलिक्यूल। ओजोन क्या है? मॉलिक्यूल। देखो तो बताओ यहाँ पे x क्या है? व्हाट इज x? x इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बताओ? कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 10। सारे के सारे एलिमेंट हैं। सर ये भी एलिमेंट है क्या? ये भी एलिमेंट है क्या? ये भी एलिमेंट है क्या? बिल्कुल है। ये भी डायमंड भी है क्या? बिल्कुल है सर। हमने डायमंड का तो स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। हो सकता है कईयों ने पढ़ा हो, कईयों ने ना पढ़ा हो। 11th में बहुत डिटेल में की। एक कार्बन इस तरह से 4 कार्बन से जुड़ा होता है, इसी तरह ग्रेफाइट भी। तो देखो एलिमेंट है क्या? देखो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट इज अ pure substance which contains, element is a pure substance which contains only one type of particles, which contains only one type of particles. The particle may be atoms or they may be molecules. The particle may be atoms or they may be molecules. तो देखो ये चारों का तो डाउट होगा ही नहीं आपको, इसका भी नहीं होगा। अब इसमें देखो एक ही टाइप का तो है, ये मॉलिक्यूल है वो अलग बात है, लेकिन सारे के सारे ऑक्सीजन है, सारे के सारे क्लोरीन है। डायमंड तुम कितना भी बड़े ले लो उसमें सारे के सारे क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ कार्बन होंगे। एक ही टाइप का एटम है। ग्रेफाइट में भी सारे के सारे क्या होंगे? कार्बन होंगे। तो लिख लो। तो टोटल नोन एलिमेंट्स टिल डेट बताओ आज तक कितने नोन है? कितने एलिमेंट्स आज तक नोन है बताओ भाई? आज तक नोन है 118, इसमें से 92 क्या है? नेचुरल। और बचे कितने? फिर 26 क्या है? मैन मेड। 96 नेचुरल है और 26 क्या है? मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एलिमेंट। ठीक, अब इस लेवल के क्लासिफिकेशन से कंपाउंड क्या होता है, तो अब मैं फिर से नीचे लिख रहा हूं, आप बताना कंपाउंड है कि नहीं, इसमें से कौन कौन कंपाउंड। बताओ कौन कौन कंपाउंड है? Cl2 भाई जरूरी नहीं है, आप सोच लेना, मुझे नहीं पता, हो सकता है Cl2 दोनों जगह आ रहा है। जैसे O2 है, ये बताओ क्या है? मॉलिक्यूल है कि नहीं? चलो मॉलिक्यूल भी मान लेता हूँ, नहीं पता, गैस करो इसमें से कौन कौन सा कंपाउंड है? देखो Cl2 के अलावा बाकी सारे कंपाउंड, ये सब चीज। कंपाउंड की खास बात क्या होती है? देखो कंपाउंड क्या होता है? 2-3 इसमें प्रॉपर्टी होती है। ये भी क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। ये क्या होता है? प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन, देखो इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स या फिर एलिमेंट्स। एक से ज्यादा टाइप होनी चाहिए, more than one type of atoms or elements. दूसरी बात, elements are always present in fixed proportion. Elements are always present in fixed proportion. मतलब जैसे H2O वाटर है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में बनाओ ये ऐसे ही बनेगा। फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिर फिक्स्ड मास, मतलब कि 2 H एटम और 1 ऑक्सीजन एटम
मिलकर ही क्या बनेगा, वाटर। यानी अगर 18 ग्राम वाटर लोगे सपोज, तो उसमें से हमेशा 2 ग्राम क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और 16 ग्राम क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। 180 ग्राम वाटर लोगे तो 20 ग्राम क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और 160 ग्राम क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। हमेशा किसमें, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। ठीक है। अगला पॉइंट कि इट्स प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट, इट्स प्रॉपर्टीज आर entirely different from that of, its properties are entirely different from that of, क्या बोलते हैं, elements from which it is being made. Its properties are completely different from the elements from which it is being made. जैसे कि वाटर है, ठीक है, तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल अलग है, अकेले हाइड्रोजन से या फिर अकेले ऑक्सीजन से, बिल्कुल ही अलग है। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके बाद लिख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड बट नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर अनलिमिटेड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड बट नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर अनलिमिटेड। कितने भी कंपाउंड्स बना सकते हो। तो कंपाउंड्स नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो सर अब देखो एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस आ गया। अब एलिमेंट में क्या था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये तीन चीजें हैं एलिमेंट में। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक। अब बताओ, चलो बताओ मेटल क्या होता है। सर मेटल वो होता है जो शाइन करता है, जैसे लोहा, गोल्ड। गोल्ड तो आपको पता ही है, आप तो अक्षय तृतीया भी है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया। तो सर मेटल वही है जिसमें क्या होता है, मेटेलिक लस्टर। अभी लिखना नहीं है कुछ, लस्टर मतलब शाइन। और हमने पढ़ा था सर जो मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, यानी जिसकी शीट्स भी बनाई जा सकती हैं, इसके वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। ये डेफिनेशन है मेटल की। क्या और कोई डेफिनेशन? तो देखो मेटल की डेफिनेशन क्या है, जो विच readily मतलब जल्दी से donates electron and form cation, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे और क्या बना ले, कैटायन बनाना चाहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर मेटल है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसमें, कॉपर से क्या बन गया, कॉपर +2। जैसे सिल्वर मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसमें, ये बन गया। तो ये डेफिनेशन थी। तो अब ये डेफिनेशन भी पुरानी हो गई है। ये डेफिनेशन हमारे 11th-12th में तो चलेगी, पूरी केमिस्ट्री में हमारी यही डेफिनेशन चलेगी, लेकिन अब ये डेफिनेशन भी पुरानी हो गई। तो अब मैं इसको बताना चाहेगा, क्लास में होता तो मैं एक-एक करके पूछता। बताओ भाई मेटल की डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, बताओ भाई, सोचिए सोचिए। इसकी डेफिनेशन है कि मेटल हैज ओवरलैपिंग कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स। सर ये क्या है, कंडक्शन और वैलेंस बैंड, ये क्या है,
ये आप पढ़ेंगे 12th में फिजिक्स में, ठीक है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इसी में है। और 12th में फिजिक्स में क्या, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे तो शायद बहुत पहले ही पढ़ लें। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेटल की ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड और ओवरलैपिंग वैलेंस बैंड, ठीक। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या थी, वही जो आपको बताया था कि मेटेलिक नक्चर होना चाहिए, मेलेबल होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए। कि ये डेफिनेशन यूज होगी किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। और जब बेसिकली आप इंजीनियरिंग करेंगे, और जो इंजीनियरिंग नहीं करेंगे उनके में नहीं यूज होगी, लेकिन 12th में फिजिक्स में यूज होगी। केमिस्ट्री में हम किससे काम चलाएंगे, इससे। यही डेफिनेशन केमिस्ट्री में रखेंगे, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे और कैटायन बनाना चाहिए। अब नॉन मेटल क्या होता है सर? मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो नॉन मेटल मतलब वो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले ले। बताओ भाई सर, ये डेफिनेशन तो हुई ना आपकी लॉजिक से, भाई मेटल और नॉन मेटल। चलिए सर आप ही की लॉजिक बताते हैं कि मेटल वो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे और नॉन मेटल वो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आपकी सहूलियत के मैं बता दूं कि नोबल गैसेस जो हैं, नोबल गैसेस हेने अरकर जीरन, देखो मेरे साथ बोलो, नोबल गैसेस कौन सी हैं? हेने, बोलो हेने अरकर, क्या अरकर जीरन, बोलो 5 बार मेरे साथ बोलो, हेने अरकर जीरन, बोलो फिर से, हेने अरकर जीरन, एक बार और, हेने अरकर जीरन, एक बार और, हेने अरकर जीरन। कहीं कॉपी में लिख के देखो, रफ में याद होंगी नहीं, देखो लिख के। तो देखो ये नोबल गैसेस है, ठीक। नोबल गैसेस व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करती। तो ये तो क्या होती है, नॉन मेटल। ये सारी की सारी गैसेस क्या है, नॉन मेटल है। अब मुझे बताओ कि नॉन मेटल क्या होता है? ये तो रिएक्ट ही नहीं करती, ये तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं लेती फिर। तो अब बताओ, मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन लेता था इजीली, सॉरी मेटल वो जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता, तो सर हमने तो सोचा था नॉन मेटल वो जो इजीली इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ कर दे रहा हो, यहाँ आपने हमें बता दी नोबल गैसेस। अब बताओ, तो देखो नॉन मेटल की कोई डेफिनेशन नहीं, तो सच बात है वो ये है कि नॉन मेटल की कोई डेफिनेशन नहीं। नॉन मेटल की ये डेफिनेशन है कि जो मेटल जैसा ना हो वो नॉन मेटल, इसमें मेटल की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ना हो, वो क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, जिसमें मेटल की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जिसमें मेटल की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो क्या है, नॉन मेटल। तो लिखो नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स which do not possess characteristics of metal, which do not possess characteristics of metal, ठीक है। लिखो, there are 17 elements which are non-metals. There are 17 elements which are non-metals. आगे लिखो कि non-metals are of two types: reactive non-metal and non-reactive non-metal. Reactive non-metal and non-reactive non-metal. तो लिखो noble gases 1 2 3 4 5 6, लिखो 6 noble gases are non-reactive non-metals, while 11 other elements are reactive non-metals. 11 other elements are reactive non-metals. तो देखिए एक चीज इतनी थोड़ा बहुत तो सबको पता ही होगी कि बेटा
ये मैंने क्या बनाया अभी, ये मैंने क्या बनाया, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। इतना मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, वैसे नहीं भी आता तो जब ये चैप्टर शुरू होगा, ये सेकंड चैप्टर होगा हमारा, तो मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं भी आती तो भी कोई बात नहीं, मैं मान के ही चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन मैं ये भी मान के चलूंगा कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको आएगा। ठीक, तो नॉर्मली देखो ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और ये पी ब्लॉक में ऐसे लाइन बनती है और ये समझिए ऐसे बनता है। तो ये यहां तक ये पूरा क्या रहता है, मेटल्स। ये हिस्सा किसका होता है, नॉन मेटल्स। और ये हिस्सा मेटेलॉइड्स। सर बड़ा घिचपिच हो गई, समझ में नहीं आ रही, कोई नहीं, तुम इसको बनाने की कोशिश करो, अभी मैं तुम्हें पी ब्लॉक बताता हूँ। ठीक है, पी ब्लॉक बताता हूँ। फिर से देखो, ये था पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक हम पहले याद करते थे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, नियॉन, इसको बोलते हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये सब कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, बस एलिमेंट्स याद करा रहा हूँ। तो हो सकता है आपने 1 से 30 तक 8, 9, 10 में क्या करते हैं, टीचर जो है वो कोई ना कोई एक सॉन्ग सा बनाकर याद करा देते हैं, लेकिन अब 1 से 30 तक तो काम चलेगा नहीं, अब हमें सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो ये हमें सारे के सारे फैमिली वाइज ऐसे ऐसे याद होने चाहिए, वर्टिकली जो पीरियोडिक टेबल में आते हैं। चलो इसको याद करते हैं पहले। ये बेटा क्या है, मेरे साथ बोलो, बलगा इंटल। बोलो मेरे साथ, ये क्या है, बलगा इंटल। बोलो फिर से, बलगा इंटल। क्या है ये, एक रफ पेज निकाल लो, रफ पेज कॉपी के पीछे वाला, ये क्या है, बलगा इंटल। बोलो फिर से, बलगा इंटल। फिर से बोलो, बलगा इंटल। ठीक, ये हो गई बोरॉन फैमिली। लिख के देखो याद है कि नहीं, लिख के देखो याद हुए कि नहीं एलिमेंट्स, चेक करो। अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, कसी जेसन पब। इसको क्या पढ़ते हैं, कसी जेसन पब। क्या पढ़ते हैं, कसी, क्या, कसी जेसन पब। लिख के देखो आया कि नहीं आया, मन में बोलते रहो बार 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 बार, क्या, कसी जेसन पब, कसी जेसन पब, कसी जेसन पब, कसी जेसन पब, बलगा इंटल, बलगा इंटल, बलगा इंटल। बोलो अगला देखो, नपस। क्या बोलेंगे, नपस, नपस। बोलो मेरे साथ, नपस, नपस। सब्बी, सब्बी, नपस सब्बी। इसको क्या बोलोगे, नपस सब्बी। बोलो मेरे साथ, नपस सब्बी। लिख के देखो आएगी। ठीक, ये क्या था, बलगा इंटल। बोलो फिर से, क्या था ये, बलगा इंटल। ये क्या था, कसी जेसन पब। ये क्या था, नपस सब्बी। ये देखो क्या है, ऑस, इसको क्या बोलेंगे, ऑस से टेपो। क्या बोलोगे,
ऑसेटेपो। क्या बोलोगे इसको? ऑसेटेपो। क्या बोलोगे बेटा? ऑसेटेपो। बोलो मेरे साथ, ऑसेटेपो। लिख के देखो, याद हुआ कि नहीं? और आपने घर पे भी बोलना है, जब मैं बोल रहा हूं कि बोलो ऑसेटेपो। अब ये तो आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ये अभी याद कराया था। हेने अरकर जीरन। क्या ये? हेने अरकर जीरन। बोलो फिर से, हेने अरकर जीरन। फिर से बोलो, हेने अरकर जीरन। अब देखिए, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स। गिनो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए तो 16 ही हुए। अब देखो 17 हो गए। तो बेटा एक हाइड्रोजन भी होता है। ये 16 नॉन मेटल्स प्लस एक हाइड्रोजन, कितने हो गए? 17। ठीक। अब देखो मेटलॉइड्स कौन से होते हैं। ठीक है, देखो मेटलॉइड्स, इसको तो लिखते भी नहीं है, याद भी नहीं करना। मेटलॉइड्स यहां से ये क्या है? मेटलॉइड्स। अब यहाँ आऊंगा मेटलॉइड्स पर। और इधर वालों को क्या मानते हैं? मेटल। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो है, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स। नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑल आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स। रेस्ट ऑल आर रिएक्टिव नॉन मेटल। ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल है विच इज लिक्विड। ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड। आयोडीन क्या है? सॉलिड। ठीक। अब देखो मेटलॉइड्स क्या होते हैं। देखो मेटलॉइड्स, मेटलॉइड होता है जो इन दोनों के बीच का होता है। भाई मेटल इधर है, नॉन मेटल इधर है। पीरियोडिक में ये सारे के सारे मेटल्स हैं, इधर वाले नॉन मेटल है। तो ये बीच में आ गए कि जिसमें प्रॉपर्टीज हो किसके जैसी? देखो थोड़ी थोड़ी मेटल के जैसी और थोड़ी थोड़ी नॉन मेटल की जैसी, मतलब बीच में हो। ना ही पूरी तरह से मेटल हो पाया, ना ही पूरी तरह से वो नॉन मेटल हो पाया। तो देखो मेटलॉइड्स है some properties of metal as well as some properties of non-metal. ठीक है, अब देखो सर, आर यू श्योर अबाउट सिलिकॉन? तो अगर आप देखेंगे 11th की एनसीईआरटी में और 12th की एनसीईआरटी में फर्क है। 11th की एनसीईआरटी में इसको लिखा है नॉन मेटल और 12th की एनसीईआरटी में इसको लिखा है मेटल है। सर अब हम इसको क्या माने?
11th की एनसीईआरटी में ये लिखा है नॉन मेटल और 12th की एनसीईआरटी में लिखा है मेटलॉइड। अब क्या करें सर, इसको क्या माने? तो इसको हम मानेंगे मेटलॉइड। ये कैसा मेटलॉइड है? इसको अगर एक जगह नॉन मेटल भी लिखा है, इसका मतलब इसमें नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटल। इट इज मोर लाइक नॉन मेटल एज कंपेयर टू मेटल। ठीक है, इट इज मोर लाइक नॉन मेटल एज कंपेयर टू मेटल। तो सिलिकॉन में लिख लो, सिलिकॉन विल बी कंसीडर एज मेटलॉइड। सिलिकॉन विल बी कंसीडर्ड एज मेटलॉइड। ठीक है, it is more non-metal, its properties resemble more to non-metals as compared to metals। ठीक, अब बताओ, अब ये तो एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल सब कर लिया। अब मिक्सचर क्या होता है बताओ? मिक्सचर क्या होता है सर? जैसे कि आप पानी का ग्लास लीजिए, छोटा ग्लास हो गया, पानी का ग्लास लीजिए, ठीक है, इसमें आप नमक डाल दीजिए, नमक या शुगर डाल दीजिए, तो इसको चलाते रहिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा? दिखना बंद हो जाएगा। ये क्या है सर? मिक्सचर है। और सर ये पानी का ग्लास लीजिए, इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए और इसको हिलाते रहिए, ऐसे स्टिर करते रहिए, तो ये भी क्या है? मिक्सचर है। तो अब एक बात बताओ, इसमें अगर मैं 1/4 टीस्पून नमक डालूं तो ये क्या रहेगा? मिक्सचर। और अगर आधा चम्मच नमक डाल दूं अभी भी क्या रहेगा? मिक्सचर। और इसके बीच की कोई भी वैल्यू डालूं तब भी वो क्या रहेगा? मिक्सचर। यानी मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। इसमें मिट्टी पड़ी है, तुमने थोड़ी सी मुट्ठी में ली और डाल दी, तो अभी भी ऐसा रहेगा। बताओ मिक्सचर क्या हुआ? मिक्सचर लिखो, मिक्सचर इज अ मटेरियल mixture is a material containing two or more substances। mixture is a material containing two or more substances। वो substances क्या हो सकते हैं? ब्रैकेट में लिखो, एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। इन एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है। मैं एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। इन एनी प्रोपोर्शन is called mixture। in any proportion is called mixture। तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज कैसी होती है? अब कंपाउंड क्या था? याद करो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंपाउंड में क्या था? फिक्स्ड प्रोपोर्शन। लेकिन इसमें क्या है? एनी प्रोपोर्शन। तो लिखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर इज सेम, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर is same as that of its constituents। The properties of mixture are same as that of its constituents। ठीक, और मिक्सचर को क्या कर सकते हो? सिंपली अलग अलग कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड सर, ये नमक कैसे अलग करोगे? अरे उबाल दो, पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। तो लिखो, a mixture can be separated into its constituent by simple physical methods। A mixture can be separated into its constituents by simple physical methods। ठीक है, अब मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये बनाओ, ये पहले देखो, होमोजीनियस। इसमें लिखो, होमोजीनियस मिक्सचर है
homogeneous mixture have uniform composition throughout. Homogeneous mixture have uniform composition throughout. Homogeneous mixture have uniform composition throughout. For example देखो, पहले अभी लिखना नहीं, salt in water या फिर sugar in water. अब एक बात बताओ, सॉल्ट या शुगर को अगर तुम डाल दोगे वाटर में और अच्छे से घोल दोगे, उसको स्टिर कर दोगे, तो एक बात बताओ, क्या आपको नेकेड आई से सॉल्ट अलग दिखेगा कभी, या शुगर आपको अलग दिखेगी? माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाओ तब भी नहीं दिखेंगी। तो लिखो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो ये सॉल्ट और वाटर को क्या बोलोगे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलके वो बना है। तो लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर या कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। ठीक है, अब देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो सिंपल सी बात है, इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है। आगे लिखो, इट्स कंपोजिशन इज आइदर विजिबल बाय नेकेड आईज। इट्स कंपोजिशन इज आइदर विजिबल बाय नेकेड आईज और आइदर विजिबल बाय नेकेड आईज और अंडर माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल मड इन वाटर। थोड़ा थोड़ा ऐसे रहेगा, ये देखो नीचे थोड़ा ज्यादा होगा, नीचे बैठने लगेगा जो भारी पार्टिकल्स होंगे, और ऊपर कंपोजिशन कम होगा। तो बताओ इसका कंपोजिशन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, यानी मड ज्यादा है, मड इज मोर, और यहाँ क्या है? मड इज लेस। तो देखो है तो मिक्सचर, लेकिन ऊपर क्या है? मड कम है, और नीचे क्या है? मड ज्यादा है। तो ये तो फिजिकल नेकेड आई से ही विजिबल है। ठीक है, अब ये तो सर हो गया सारा। अब मैं एक क्लासिफिकेशन और करना चाहूंगा फटाफट, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। लिखो एटम क्या होता है, बताओ अच्छा एटम क्या होता है? एटम वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है? एनसीईआरटी ने दिया है। एटम वर्ड का मतलब क्या होता है? भाई हर एक के नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे मेरा नाम श्याम है, तो मेरे नाम का मतलब है ब्लैक। वैसे एटम, इसका मतलब क्या होता है? एटम का मतलब होता है कि एटॉम, इंडिविजिबल, इंडिविजिबल, समथिंग विच इज इंडिविजिबल। तो अगर ये इंडिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ। तो लिखो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। एटम मतलब इंडिविजिबल, इट इज द स्मॉलेस्ट part of an element। सर क्या बात कर रहे हो आप? क्यों बेटा? सर आप तो बहुत पुरानी बात कर रहे हो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। उसी ने तो बोला था एटम, ये नाम इसको किसने दिया था? डाल्टन ने। उसके बाद तो सर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो आप इसको स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ, बताओ अच्छा क्यों बोल रहा हूँ? तो सर भैया गलत तो नहीं पढ़ा रहा? बेटा गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, सोचो। हम इसको बांट भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तब भी मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन एटम कब तक है? जब तक उसमें क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन।
अगर एक आध तुमने इसमें से प्रोटॉन हटा दिया, प्रोटॉन तुमने यहां से हटा दिया, अगर एक भी प्रोटॉन हटा दिया तो ये कार्बन जो है वो कार्बन नहीं रहेगा, कोई और एलिमेंट बन जाएगा। अगर एक भी प्रोटॉन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, तो अगर तुमने एक भी प्रोटॉन इधर से उधर कर दिया तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। इसलिए क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा अगर इसको डिवाइड करोगे। तो लिखो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड करने पर एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल तो तुम भी कितने भी लिख लो, इतने सारे कभी बता दिए, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब बताओ मॉलिक्यूल, तो लिखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 or more atoms, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 or more atoms held together by covalent or coordinate bonds, held together by covalent or coordinate bond। अब इसमें दो तरीके के रिएक्शन आते हैं। पहला रिएक्शन कि सर ये कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, हमें पढ़ाने की कोशिश तो की गई थी लेकिन हमें समझ में नहीं आया था। तो बेटा ये तुम समझ लो, केमिकल बॉन्डिंग हम लगभग 2 महीने पढ़ते हैं, 2 महीने 60 क्लासेस हम लगभग क्या पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो उसकी तो तुम चिंता ही मत करो। तो एक रिएक्शन बच्चों का ये आता है, सर आयनिक बॉन्ड क्या इंक्लूडेड नहीं है? नहीं, इसमें आयनिक बॉन्ड में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, अभी आता हूं उस पर। लिखो एग्जाम्पल CO2 O2। तो O2 तो सर आपने पढ़ाया था एलिमेंट है, तो एलिमेंट भी है और क्या है, मॉलिक्यूल भी है। O3 भी है, बोलो भाई कंपाउंड नहीं है ये, ठीक है। SO2 भी है, ठीक। तो एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अब तीसरा होता है फॉर्मूला यूनिट। ये किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तीसरा क्या होता है बेटा, फॉर्मूला यूनिट्स। ये किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए। देखिए आयनिक कंपाउंड और ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इसमें बेसिक फर्क होता है, एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसे आयनिक कंपाउंड की मैं बात करूं, अभी लिखना नहीं समझ रहा, NaCl। तो कभी भी तुम NaCl का एक मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। अगर तुम बोलो NaCl का एक मॉलिक्यूल लिया तो थियोरेटिकली भी ये बात गलत है, NaCl का एक मॉलिक्यूल नहीं होगा। क्यों, समझो होता कैसे NaCl का स्ट्रक्चर या किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। जैसे ये Na+ है, इधर Cl-, इधर Cl-, ये लिखने की जरूरत नहीं, इधर Cl-, इधर Cl-। इसी तरह हवा में यहाँ पर एक Cl-, इसी तरह यहाँ पर बोर्ड के पीछे चले जाओ तो एक Cl-, इसी तरह Cl- के आगे एक Na+, उसके आगे एक Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। इस Cl- के इधर Na+, उसके इधर Cl-। तो इधर भी और इधर भी 3 डायमेंशनल होता है हमेशा आयनिक कंपाउंड। तो एक मॉलिक्यूल NaCl का कैसे लोगे, ये लोगे क्या, है ही नहीं ऐसा। तभी आपको पढ़ाया जाता क्या, अगर आपने पढ़ा हो, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं मतलब सारे डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में भी फोर्स है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, पीछे भी फोर्स है, ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है। इसको इस बात का मतलब नहीं समझ में आया, चिंता मत करो। आयनिक बॉन्ड हम लगभग 8 से 9 लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड में। तो आप ये समझिए कि आयनिक कंपाउंड में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है,
मतलब एक CO2 का मॉलिक्यूल हो सकता है लेकिन एक NaCl का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता। इसमें सिंगल यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसमें सिंगल यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल NaCl, KCl, CHCl, ZnH, जितने चाहे एनी कंपाउंड लिखा लो, तो इनको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट। ठीक है। अब बताओ O2 क्या है? एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, क्या है? बताओ। O2 एलिमेंट है सर। मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा एटम है तो मॉलिक्यूल। कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड क्यों नहीं है? और बताओ। फॉर्मूला यूनिट। कंपाउंड क्यों नहीं है भाई? कंपाउंड में क्या होते हैं? एक से ज्यादा एटम होते हैं। फॉर्मूला यूनिट भी नहीं है। क्यों? फॉर्मूला यूनिट के लिए कंपाउंड को क्या होना चाहिए? आयनिक कंपाउंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, NaCl। बताओ इन चारों में से क्या क्या है? बताओ बेटा, ये एलिमेंट है कि नहीं? एलिमेंट नहीं है सर। क्यों? एलिमेंट में बेटा क्या होता था? सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते थे। अब बताओ मॉलिक्यूल है कि नहीं? तो मॉलिक्यूल नहीं है ये, अभी आपको बताया था। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट। कंपाउंड है कि नहीं? कंपाउंड है सर, क्योंकि दो डिफरेंट है, तो ये क्या है? कंपाउंड। ठीक। एक और चीज में डिस्कस करना चाहूंगा, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स एग्जाम्पल सर, कार्बन की तो हमें पता है कौन से सर, डायमंड एंड ग्रेफाइट। चलो बेटा, अब एलोट्रोप होता है क्या? उसके पहले तुमने ये बता दिया कि डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं। और सर पता है हमें, बताओ बेटा क्या? मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक सल्फर। अब जिसको ये सब नहीं भी पता है बेटा, बहुत डिटेल में आएगा 12th में, चिंता मत करो सर, ये हमें पता है। और हमें फास्फोरस के भी पता है सर, ब्लैक फास्फोरस सर, रेड फास्फोरस सर, येलो फास्फोरस। चलो बेटा, वेरी गुड। ये तो किसी को नहीं पता होता 10th में, लेकिन तुम्हें पता है। चलो अच्छा, ये बताओ O2 और O3, ये दोनों और ये दोनों और ये दोनों, ये एलोट्रोप्स नहीं है आपस में। चलो बताओ। बताओ, ये आपस में एलोट्रोप हैं कि नहीं हैं? बोलो, सोच के बोलो, सोचिए सोचिए। क्लास में तुम शर्माते हैं क्योंकि इधर उधर हमारे बच्चों को आंसर, दूसरे बच्चों को आंसर ना पता चल जाए, हमें बेइज्जती ना हो जाए। अब तो घर में बैठे हो, बोल तो सकते हो, बोलो। तो देखो, ये दोनों एलोट्रोप नहीं है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों आपस में है। सर ऐसा कैसे हो गया? उसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। तो लिखो पहले डेफिनेशन। एलोट्रोप्स, प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ some elements
to exist in, property of some elements to exist in two or more different forms, different forms का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में लिखो different type of chemical bonding, ब्रैकेट में लिखो different type of chemical bonding, ब्रैकेट में लिखो different type of chemical bonding, ब्रैकेट क्लोज, in the same physical state, physical state क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो सर ये सेम फिजिकल स्टेट में तो है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन इसमें तो बॉन्डिंग ही नहीं है ना, इसमें बॉन्डिंग है दो मॉलिक्यूल है यानी दो एटम्स यानी बॉन्डिंग है, इसमें तीन एटम्स है यानी बॉन्डिंग है, इसमें तो एक ही एटम है, एक एटम बॉन्डिंग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, क्या एक एटम बॉन्डिंग कर सकता है, नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, इसमें बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए ये एलोट्रोप्स हैं, लेकिन ये एलोट्रोप नहीं है, ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो। इसी का एक नोट करके लिखो, पॉलीमॉर्फिज्म एलोट्रोप का भाई होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। अब मुझे बताओ ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, भाई एलोट्रोप्स पता था तो पॉलीमॉर्फिज्म भी पता होना चाहिए, बताओ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखो जैसे एलोट्रॉपी होती है किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए, तो लिखो पॉलीमॉर्फिज्म इज सेम एज एलोट्रॉपी, पॉलीमॉर्फिज्म या ऐसे लिख लो, पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ability of crystalline solid to exist in more than one type of, to exist in more than one type of crystal structure, more than one type of crystal structure. Example, कई सारे many minerals, polymers, एक common example ZnS जिंक सल्फाइड। सर इसमें तो आपने इतनी सारी चीजें बता दी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सर ये सब क्या होता है, तो ये सब आप समझ लीजिए अभी भी 12th वालों को नहीं पढ़ाया है, लॉकडाउन ओवर होते ही 12th वालों को ये पढ़ाना है, तो ये आएगा मैंने कहा बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए आज हमने देखा क्या क्या चीजें देखी, आज हमने देखा एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के बाद हमने देखा क्या, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, फिर मिक्सचर, मिक्सचर में दो टाइप देखे, फिर हमने देखा क्या मॉलिक्यूल, फिर हमने देखा क्या फॉर्मूला यूनिट, फिर हमने देखा क्या एलोट्रॉन। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, तो ये आपने करने हैं अभी, वीडियो खत्म करते ही ये कॉपी में लिखोगे, टाइम देखोगे, यू कैन टेक ओनली 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। अगर अभी आपके पास 30 मिनट्स नहीं है, क्वेश्चन मत लिखो, पॉज कर दो, यहीं पर पॉज कर दो, वीडियो छोड़ दो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुरंत आप अभी करें, कॉपी में लिखें, और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वो आगे आप क्लासीफाई करें, इनमें से कौन कौन सा है, क्या क्या है ये।
तो ये आपने लिखने हैं और ये फटाफट करने हैं आपको। 30 मिनट्स टाइम है, टेक इट एज अ सेल्फ टेस्ट, ठीक है। और 1 मिनट पॉज करिए, मतलब लिखना पॉज करिए, लिखिए। केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है, इट इज़ हाईली स्कोरिंग। नीट में बायो के बाद केमिस्ट्री है और जेई में भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो इसलिए जो है आप इसको ढंग से करिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कॉपी के बाहर आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। और ये बात आज आप आज से 6 महीने बाद मान भी जाएंगे कि सर कॉपी के बाहर कुछ नहीं है, कॉपी के बाहर हम कुछ भी करते हैं तो हमसे हो जाता है। ये भरोसा आपको आ जाएगा 6 महीने के अंदर। 6 महीने तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 महीने में ही आपको आ जाएगा। और हम हर चैप्टर पे लगभग, जो हम 11th का शुरू करेंगे ढंग से, तो हर चैप्टर पे 300 से 600 क्वेश्चन करेंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे जेई वाले, उनको अलग से मैं बुक्स भी रिकमेंड करूंगा, तो उसमें वो 1800 2000 क्वेश्चन भी, जो इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं अभी 12th वाले बच्चे 1800 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1200 क्वेश्चन कर चुके हैं एक चैप्टर पे, तो आएगा कॉपी में से। तो आपने करना क्या, ढंग से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।